खैबर पख्तूनख्वा में वापटा की तमाम इंस्टॉलेशंस के ऊपर या तो फौज तैनात कर दी जाएगी या फिर उसे एफसी के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब ने इंकशाफ किया है कि मैं भी स्मगल्ड सिगरेट इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मगल्ड सिगरेट्स है उनको नहीं रोका जा पा रहा। और गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया है कि जो कैंट है, जो कंटोनमेंट्स के एरियाज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनके अंदर भी 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? ये भी एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर की जाएगी इसी व्लॉग में। और अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये याद रखें कि 100 रुपये में से 75 रुपये आपके कट जाएंगे। मोबाइल फ़ोन निकालें, फेंक दें। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी डिटेल आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और इस फेवर का नतीजा क्या निकलेगा किसी दिन पूरी डिटेल के साथ आपको ज़रूर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, केपीके और वापडा का मामला बिगड़ता ही जा रहा है। दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मामला किसी लड़ाई की तरफ जा रहा है। गंडापुर साहब धमकी पे धमकी दे रहे हैं। ये और बात है कि उनके पास धमकियां काम नहीं आ रही, लेकिन एक धमकी के बाद वो दूसरी धमकी दे देते हैं। अब उन्होंने फौजी इलाकों को भी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि भाई आपकी लोड शेडिंग भी हम ज़्यादा करने जा रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये लोड शेडिंग किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, हम ये भी जानेंगे। अवैस लगारी साहब जो कि आपके वफाकी वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने मदद मांग ली है जी वफाक से, और वो क्या मदद है ये भी आपको बताते हैं। और उधर से गंडापुर साहब ने भी बात करने का आगाज़ कर दिया है वफाक के साथ, और किसके साथ किया है, किस वजीर के साथ किया है, वो वजीर उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ये भी आप जानेंगे आज के व्लॉग में। चौधरी साहब बताइएगा ये क्या स्टोरी है? देखिए, अब जो गंडापुर साहब के हवाले से ये खबर चल रही है कि कैंट के अंदर उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे भी 12 घंटे लोड शेडिंग होगी, वहाँ पे 4 घंटे या 8 घंटे नहीं होगी। ये बेसिकली उसी दिन की खबर है जब वो डीआई खान के फीडर के अंदर गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने स्विचेस जो थे ऑन करवाए थे, ऑफ करवाए थे, और साथ वहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा था कि आपने बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। और साथ ही उन्होंने आईजी को कहा कि जनाब आपने किसी भी शख्स के कहने पे, यानी कि वापटा के किसी ऑफिसर के कहने पे, किसी भी आम शहरी के ख़िलाफ़ आपने कोई रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज नहीं करनी। तो जब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरेज लेके गए, रिपोर्टर्स को लेके गए और वहाँ पे खड़े हो यूट्यूबर्स को लेके गए और वहाँ पे खड़े होकर जो वहाँ पे रखवाला था उसके कंधे पे हाथ रख के थपकी दी कि आप तो मेरे बंदे हो और जो मैं कह रहा हूँ आपने उसके मुताबिक करना है। वहीं पे खड़े होकर उन्होंने रजिस्टर चेक करके ना उस रजिस्टर के अंदर देखा कि जो कंटोनमेंट का एरिया है, कैंट का इलाका है, उसके अंदर कितनी देर बिजली जाती है। तो फिर उसने कहा कि देखो यहाँ पे 8 घंटे लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे भी 12 घंटे होगा, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 घंटे होगा। और वो पूरी वीडियो ज़ाहिर है उसके बाद वायरल हुई। उस दिन तो नहीं चली, लेकिन उससे अगले दिन चल गई, किसी और ने रिकॉर्ड करके उसको फिर पब्लिक कर दिया था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है बड़ी डिटेल के साथ। लेकिन अब सवाल ये है कि जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जो मेरा इलाका है, जहाँ जो उनका अपना हल्का है, उसके अंदर उन्होंने कहा था 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही, वहाँ आज भी 16 घंटे की हो रही है। अच्छा। जब वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके तो कंटोनमेंट के अंदर या कैंट के एरिया के अंदर वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? ये बेसिकली बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का इशू है। फ़र्क ये याद रखो, क्योंकि बिजली जो है ज़ाहिर है उसकी एक नेटवर्किंग है, बिजली प्रोड्यूस होती है, और बिजली सिर्फ डैम्स के साथ प्रोड्यूस नहीं हो रही बल्कि उसके अंदर पावर प्लांट्स हैं, फिर उसके अंदर कोयले के प्लांट्स हैं, फिर उसके अंदर गैस के प्लांट्स हैं, फिर उसके अंदर विंड एनर्जी है, फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो शमसी तवानाई पे चल रहे हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। वो सारे जो बिजली पैदा करते हैं वो कलेक्ट होकर एक जगह पे नेशनल ग्रिड में आती है, और फिर नेशनल ग्रिड जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर खैबर पख्तूनख्वा भी है। खैबर पख्तूनख्वा का ये नहीं है कि उसका सिस्टम अलग है, वो भी नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी हम बाकी सब स्विचेज ऑफ कर रहे हैं और अब जो तरबेला डैम की बिजली है उससे खैबर पख्तूनख्वा इस्तेमाल करेगा। इतना आसान काम नहीं है। अल्टीमेटली आपको नेशनल ग्रिड से ही बिजली लेनी पड़ती है। अब अगर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बिजली के साथ पंगे करेंगे तो वहाँ पे सिस्टम ही ट्रिप कर जाएगा। जब सिस्टम ट्रिप कर जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर साहब के अंदर इतनी अहलियत है कि वो पेशकश लेके जाएँ या प्लास लेके जाएँ और उसके बिजली ऑन कर दें। वो फिर ऐसे ऑन नहीं हो सकेगी। आपको बहरहाल वफाक के साथ ही चलना पड़ेगा, और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठें, बल्कि चारों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बैठ के इसका कोई लॉन्ग टर्म हल तलाश करें, एक ऐसा हल जो कंक्रीट हो और उसके अंदर जो पाकिस्तान का कम से कम बिजली का इशू वो रिजॉल्व हो जाए। अगर हर सुबह अपनी बांसुरी बजाएगा तो ये कभी भी आर्केस्ट्रा नहीं बन सकेगा, ये कभी भी ये मसला हल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये बड़ा कम्प्लेक्स मामला है।
उसकी वजह यह है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्री भी बहुत लग गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन इस्तेमाल किए, ख़रीदे, लोगों ने हर घर के अंदर फ्रिज आ गया, हर घर के अंदर टेलीविज़न आ गया, फिर गैजेट्स बहुत ज़्यादा आए। इस वक्त आपको ये जान के शायद हैरत होगी कि 18 करोड़ मोबाइल है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। अब हर मोबाइल के साथ एक चार्जर है, और आप खुद देखें कि वो जो चार्जर वाले मोबाइल हैं वो कहाँ लगे होते हैं, वो सॉकेट्स के अंदर लगे होते हैं, और हमने कभी उसको स्विच ऑफ नहीं किया। स्वाय मेरे मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले जो मेरा चार्जर है उसको स्विच ऑफ करता हूँ, क्योंकि जब तक वो लगा रहेगा, आपने अगर मोबाइल उतार भी लिया तब भी वो बिजली कंज्यूम करता रहेगा। ठीक है। अब अगर 18 करोड़ चार्जर हैं और हर चार्जर अगर 1 यूनिट बिजली खर्च करे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 18 करोड़ यूनिट बिजली जो है वो सिर्फ चार्जेस खा जाते हैं हमारे। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मोबाइल को इस तरह अगर हम ज़िंदगी के अंदर लेके आएंगे तो क्या हमारे पास बिजली भी है उसके लिए। फिर यहाँ पे एयर कंडीशन बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए थे शौकत अजीज़ साहब के दौर में, और उसकी वजह ये थी पहले पूरे घर के अंदर एक एयर कंडीशन होता था, अब हर घर के अंदर हर कमरे के अंदर एक एयर कंडीशन है। किसी घर के अंदर अगर 10 कमरे हैं तो 10 के बजाय 12 वहाँ पे एयर कंडीशन होंगे, क्योंकि ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल में भी लोगों ने वो लगाए होते हैं। तो वो जो बिजली की एकदम कंजप्शन पे बढ़ी, फिर टेलीविज़न आ गए, स्मार्ट टीवीज़ आ गए, तो जब कंजप्शन बढ़ी तो हमारे पास जो पीछे बिजली का सिस्टम था वो बड़ा वीक था, बड़ा कमज़ोर था, बड़ा कम था। तो फिर एक क्राइसिस पैदा हो गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर, एक यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग होनी शुरू हो गई। अब जो गवर्नमेंट्स आई उसके अंदर सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, अब उसके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे कि वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकते बिजली पैदा करने के लिए, तो उन्होंने रेंटल पावर प्लांट्स लिए फौरी तौर पे, और उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस थी। वो कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो रेंटल पावर प्लांट्स होंगे, जो जहाज़ों के अंदर, बहरी जहाज़ों के अंदर होते हैं, बंदरगाह के करीब वहाँ खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे वो उसके अंदर पेट्रोल या फर्नेस ऑयल डाला जाता है और उससे वो बिजली पैदा करते जाते हैं, उसको मेन ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं और वो बिजली पूरी हो जाती है। फिर उसी दौर के अंदर उन्होंने ये पावर प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा खौफनाक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लोड शेडिंग खा गई, और अगर हमने वक्त पे बिजली पूरी ना की तो हमें भी खा जाएगी। तो उन्होंने भी फिर बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाए, और जब पावर प्लांट्स लगाए गए तो उनके साथ एक मुआहदा ये किया गया कि जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब फ़र्ज़ करें कि आप 10 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, तो अगर हम आपसे कम भी लेते हैं फिर भी आपको जो पेमेंट है वो पूरी मिलेगी। ठीक है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे हमने उनकी पेमेंट्स रख दी। तो वो जो था ना, वो हमने सोचा ही नहीं कि बिजली तो पूरी हो रही है, लेकिन अब इसके बिल कौन अदा करेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट इशू था। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी टाइम कम था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी टाइम कम था, उन्होंने 2-4 साल के अंदर बिजली पूरी करनी थी, उन्होंने फिर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लगा के बिजली पूरी कर दी। अब उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। सर्कुलर डेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, लैंड लॉसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बिजली के बिल पे नहीं कर रहे, और फिर गंडापुर साहब का जो गंडासा है वो भी इस वक्त चल रहा है। तो ये क्राइसिस है, ये सीरियस क्राइसिस है, और अगर इसको टैकल ना किया गया तो सिर्फ बिजली जो है पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी है। तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर आपको कोई क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है, तो जब तक वो सबके साथ नहीं बैठेंगे ये मामला इस तरह सेटल नहीं होगा। अब अवैस लगारी साहब ने ख़त लिखा है, वज़ीर दाखिला को ख़त लिखा है, और अवैस लगारी साहब जो है पावर और बिजली के मिनिस्टर हैं। अब जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वापटा की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर कोई थ्रेट्स हैं, तो हमें सिक्योरिटी फराम की जाए, क्योंकि बगैर सिक्योरिटी के अब वहाँ पे काम नहीं किया जा सकेगा। अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े बड़े डैम्स हैं, और उन डैम से बिजली बनाई जाती है। फिर वहाँ पे पेस्को टाइप इदारे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहाँ पे ज़ाहिर अब MNAs हैं। शानदाना गुलजार साहिबा कल अपने लोगों को लेके चलेगी, उससे पहले फजल लाई बार बार लेके जाते रहे। तो अब वहाँ पे जो फीडर्स हैं, जो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन इदारे हैं, उन सब की सिक्योरिटी का इशू है, लोकल पुलिस अब सिक्योर नहीं कर रही। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अवैस लगारी साहब जो ना पुश कर रहे हैं वजारत दाखिला को कि आप इन तमाम इदारों को फ़ौज के हवाले करते हैं, या फ़ौज के हवाले करते हैं, या FC के हवाले करते हैं। और मेरी गट फीलिंग है कि अगर ये मामला सेटल ना हुआ और गंडापुर साहब अगर इसी तरह करते रहे और उनके MNAs और MPAs और मिनिस्टर्स वहाँ जाके फीडर्स ऑन और ऑफ करते रहे, तो फिर डेफिनेटली ये सारे इदारे फ़ौज के पास चले जाएंगे। जब ये फ़ौज के पास चले जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है गंडापुर साहब के हाथ में भी कुछ नहीं होगा, फिर तो ज़ाहिर बिल देने पड़ेंगे। और ये भी ऐन मुमकिन है कि जो बिलों की वसूली है वो दोबारा एक बार फिर फ़ौज के पास चला जाए। इससे पहले भी फ़ौज ने एक बार बिल जमा करना शुरू किया और जमा हो भी गए थे। और अगर ये हो गया तो फिर भी मेरा ख्याल है जो थोड़ी सी स्पेस है पॉलिटिशियंस के पास वो भी निकल जाएगी। तो अकल को हाथ मारना चाहिए, इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम इतना आगे बढ़ते चले गए तो पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। बाकी
गंडापुर साहब को आखिरी मरतबा समझाने की कोशिश भी की जा रही है और खबर सी गर्दिश कर रही है कि आर्मी चीफ ने भी उनसे रब्ता किया है और DGISI ने भी किया है और उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की है कि जनाब आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप इस तरह गंडासा लेके मार्केटों में गलियों के अंदर न फिरें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है गंडापुर साहब समझ जाएं और अगर वो समझ गए तो फिर मामला समझ जाएंगे और अगर वो नहीं समझते तो फिर आप ये समझें कि एक वन काइंड ऑफ मार्शल लॉ वहाँ पे लगने के चांसेस हैं और गवर्नर राज के भी बहुत ज़्यादा इम्कान है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और अगर ये हो गया तो फिर ये गंडापुर साहब तो पैकअप हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जिन इलाकों में लोड शेडिंग होती है, स्पेशली जब हम लाइन लॉसेस के इलाके कहलाते हैं, उसके अंदर अब जौन सा बंदा बिल पे कर रहा है और जौन सा बंदा बिल पे नहीं कर रहा, दोनों को बराबर कंसिडर कर दिया जाता है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन कसूर जिस बंदे का है वो है जो बिल नहीं दे रहा। जो बेचारा बिल दे रहा है उसका क्या कसूर है? देखिए, आपकी बात 100% दुरुस्त है। बड़ी ज्यादती है कि अगर एक जगह पे हम चार लोग रह रहे हैं, उनमें से 3 लोग बिल दे रहे हैं, एक बंदा बिल नहीं दे रहा, तो जो बिल नहीं दे रहा उसके तावान में या उसके जुर्म में बाकी 3 लोगों की बिजली भी बंद कर दी जाए, बड़ी ज्यादती है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन भी कोई नहीं है। मतलब एक फीडर है, उसको जब भी ऑफ़ करना है तो ये नहीं हो सकता कि 3 मीटर ऑफ़ कर दें या 2 मीटर ऑफ़ कर दें, आपने पूरे का पूरा फीडर ऑफ़ करना है। और उससे एक और तरीका ये होता है कि आप जाके उसका मीटर काट दें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर होता ही है कि जिसका मीटर काट दिया जाता है वो शुक्र करता है कि मेरा मीटर कट गया क्योंकि अब बिल तो नहीं आएगा, और वो डायरेक्ट कुंडा लगा लेता है। और जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो डायरेक्ट कुंडा लगा लेंगे तो जो पहले कोई इम्कान था पैसे लेने के, वो इम्कान भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो लोग तो शुक्र करते हैं जी ठीक है मीटर ले गए अपना, अब ज़ाहिर है बिजली तो हमने चलानी है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि FIR आपके खिलाफ नहीं होगी तो डायरेक्ट कुंडा लगा दे, वो डायरेक्ट कुंडे लगा लेते हैं। दुनिया ने इसका जो सोल्यूशन किया था वो स्मार्ट मीटर्स है। और स्मार्ट मीटर्स ये थे कि आप को जो जिस तरह ये फ़ोन होता है चार्ज करते हैं, आप एक कार्ड ले लेते हैं मार्केट से और उसका जो कोड होता है आप अपने फ़ोन के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद जितनी आपके टॉपअप होता है वो उसके ऊपर चला जाता है। ठीक है। सेम इसी तरह बिजली के भी वहाँ पे कार्ड्स मिलते हैं और या ऑनलाइन पेमेंट होती है, आप पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद आपके पास उतने यूनिट्स आ जाते हैं, आप अपने मीटर के अंदर फीड कर देते हैं और जब तक वो रहते हैं उस वक्त तक वो चलते रहते हैं। जो ही आपका वो बिल ख़त्म होता है या आपका कार्ड ख़त्म होता है तो उसके बाद वो बिजली खुद से ऑफ हो जाती है। तो स्मार्ट मीटर्स जो है ना वही ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर और ये बड़ी मरतबा ट्राई की गई। बाहर की कंपनीज आई, एक कंपनी तो पेरिस में जो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की कंपनी है वो आई थी और वो मेरा जानने वाला लेके आया, तो मैंने मीटिंग करवाई थी उनकी। उसमें प्राइम मिनिस्टर थे ये अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और अब्बासी साहब को आइडिया बड़ा अच्छा लगा था और उन्होंने कहा था जी हम $400 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हम मीटर्स खुद बनाएंगे, खुद लगाएंगे और फिर चार्ज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और बड़ी अच्छी डील थी, लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग दरमियान में आ गए। उन्होंने कहा जी चाइनीज़ कंपनीज को लेके आते हो, हर आदमी का अपना खांचा होता है ना, तो उन्होंने लोगों ने खांचा लगाने की कोशिश की, उसके बाद वो काम हो ही नहीं सका। तो अब भी एक ही ऑप्शन है कि आप बाहर की कंपनीज को लेके आएँ, आप चाइनीज़ को ले आएँ, फ्रेंच को ले आएँ, अमेरिकन को ले आएँ, काले को ले आएँ, गोरे को ले आएँ, पीले को ले आएँ और उसके हवाले कर दें। वो यहाँ पे मीटर्स बनाएं, स्मार्ट मीटर्स, और जहाँ जहाँ वापटा ये कहती है कि ये बंदा बिल नहीं देता वहाँ पे वो स्मार्ट मीटर्स लगा दें। और वो स्मार्ट मीटर्स जो होता है वो ज़ाहिर उसके साथ इंटरनेट के साथ चलता है, वो उसके अंदर सिम लगती है, वो हर चीज़ आपको बता देता है कि किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है, गड़बड़ की है, क्या किया। तो बेस्ट वे यही है, तरीका यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। जो मर्जी कर लें आप, जितनी चाहें टकरे मार लें। और एक और आखिरी चीज़ ये है कि जितने इस वक्त डिस्कोज हैं सबको प्राइवेटाइज करते हैं। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है बिजली प्रोवाइड करना या गंदम प्रोवाइड करना या गैस प्रोवाइड करना। आपका क्या काम है? गवर्नमेंट के काम, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तो हो नहीं रही। यहाँ पे जो इत्तेहादी उनको मनाया नहीं जा सकता और बिजली वो जो बेच रहे हैं और उसके बिल नहीं वसूल कर पा रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि उसको जितनी जल्दी ये जान छुड़ा लें उससे उतना अच्छा है। और दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी पे जाएं जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, उसी से मसला हल हो सकेगा। वरना आज गंडापुर साहब गंडासा लेके फिर रहे हैं, कल कोई और डंडा उठा लेगा और वो भी डंडा लेके फिर रहा होगा, मसला इस तरह हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब मीटर को प्रीपेड की जगह पोस्टपेड की जगह प्रीपेड कर दिया जाए, स्मार्ट मीटर पे जाए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगली स्टोरी आती है जी। अगली स्टोरी है हमारी नॉन वायलर के लिहाज से। नॉन वायलर को सज़ा देने का सिलसिला जारी है जी। और आज एक कायमा कमेटी की मीटिंग हुई बराए ख़जाना की और चेयरमैन FBR भी उसमें पेश हुए और ठीक ठाक किस्म का बहस मुबाहिसा हुआ है वहाँ पे। और कहा गया है कि 75% कटौती की जाए नॉन फाइलर्स के फ़ोन्स पे।
अगर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से ख़रीद के टॉप अप करते हैं, तो आप तो फिर मारे गए, क्योंकि 75% आपका जो क्रेडिट है वो तो खा जाएगी कंपनी, बल्कि गवर्नमेंट खा जाएगी। और मेरा ख्याल ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। उसकी वजह ये है फ़र्क के मसलन एक घर है, उसके अंदर तो हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन होता है ना जी। मेरी फैमिली जो है सारे के सारे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियां हैं, मेरी बेगम है, मेरी वालदा हैं, वो सब फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पैसे मैं अदा कर रहा हूँ, लेकिन वो तो फाइलर नहीं है। उनका कौन सा कारोबार है? मेरी वालदा का क्या कारोबार है? वो 75 साल की उम्र में कौन सा कारोबार करेंगे? मेरी बेगम जो है हाउस वाइफ है, उसका कोई कारोबार नहीं, ज़ाहिर उसको फाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चियाँ हैं या फिर बेटे हैं, तो बेटे तो हर बिज़नेस करते हैं, वो अलग है, वो फाइलर्स हैं। तो अब जिनके पास भी मोबाइल होगा, तो गवर्नमेंट अगर 75 पैसे 100 में से उनके काट लेगी, तो कसूर तो फिर मेरा हो गया ना, जुर्म तो फिर मेरा हो गया, सज़ा तो मुझे मिली जो फाइलर हूँ बाकायदा, और ठीक ठाक किस्म का टैक्स देता हूँ और हाईएस्ट रेट पे जाकर टैक्स देता हूँ, पूरा टैक्स देता हूँ, बल्कि पहले टैक्स कटता है, पैसे मुझे बाद में मिलते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट ने आज तक जिम्मेदारी भी मेरी कबूल नहीं की। तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जितनी सेलुलर कंपनीज़ हैं वो सब ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम कैसे करेंगे ये 75 पैसे काट के और 25 पैसे उसके अकाउंट में रह जाएंगे बेचारे के साथ, तो वो तो हमारा फ़ोन फेंक देगा, हमारी सिम निकालेगा, निकाल के नाली में फेंक देगा, तो उसमें हमें नुकसान है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि अगर ये सेलुलर कंपनीज ये नहीं करेंगी तो 20 करोड़ रुपए उनको जुर्माना होगा। तो अब वो दो धारी तलवार है उनके पास कि या तो लोगों के पैसे काट के हुकूमत पाकिस्तान को दें, और अगर वो नहीं देते तो फिर 20 करोड़ रुपए जुर्माना भुगते वो। तो ये है वैसे जुल्म, और मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्केबल है प्रोजेक्ट। भाई आप बंदों को पकड़ो, बजाय इसके कि आप ये कहें कि क्योंकि इस इमारत के अंदर चूहे हैं लिहाजा पूरी इमारत को आग लगा देनी चाहिए। ये कौन सी मैनेजमेंट है? मुझे मैं समझ नहीं आई। वैसे कमाल ही है भाई। FBR के लोगों, मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों की जहानत को। कंपनीज बेचारी तो बहुत चीख रही हैं, लेकिन उन्हें सुन कोई नहीं रहा। अब हमारा लास्ट टॉपिक, फैसल वाडा साहब ने कहा है कि मैं तो खुद स्मगलिंग की सिगरेट पीता हूं। हाँ, वो फैसल वाडा साहब ऐसे बंदे ज़बरदस्त हैं, वो हर किस्म की बात कर लेते हैं, हर फोरम पे बात कर लेते हैं। ये जो काउंटर फीड है ना जी मसनूआत पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा इशू है। आप ये जो पेट्रोल डलवाते हैं उसको देख लें, और ये जो आप गाड़ियों में मोबाइल डालते हैं वो देख लें। इवन जो बिस्किट्स हैं, जो किताबें हैं, वो पायरेटेड होती हैं पाकिस्तान के अंदर। सिगरेट तो बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि उसके अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा है। ये आपको पता है, सिगरेट अगर फ़र्ज़ करो 10 रुपए का सिगरेट है तो 100 रुपये है उसके ऊपर टैक्स है, इतना ज़्यादा टैक्स है। तो वो अगर कोई कंपनी जाली सिगरेट बना रही है तो उसको 100 रुपये बच रहे हैं उसमें सारे। 10 रुपये कास्ट है, 110 रुपये का सिगरेट बेच रही है, 100 रुपये सीधा सीधा मुनाफा उसका। और जो बाहर से स्मगल होके आते हैं वो अफ़गानिस्तान से आते हैं। जो अफ़गानिस्तान के अंदर देखें तालिबान की गवर्नमेंट है, और वो बाहर से चाइना से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, कोरिया से सिगरेट बहुत ज़्यादा आता है, और वो कंटेनर के कंटेनर आते हैं जी। और उसके बाद ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, और हमारी मजबूरी है कि हम एक लैंड लॉक्ड कंट्री को, क्योंकि पोर्ट हमारी है, हम उसको इनकार नहीं कर सकते। और वो जाके ना वहाँ पे ट्राइबल एरिया में डंप होते हैं, और वहाँ से फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाते हैं। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे चले जाएं, आपको पायरेटेड या फिर आपको बाहर से स्मगल्ड सिगरेट जो है मिल जाता है। और वो फैसल वाडा साहब ने जो बात की है वो ठीक की है। वो तो उन्होंने कहा कि बल्कि मेरा मुलाजम जाता है और वो ले आता है और मैं पीता रहता हूँ सारा, और मुझे नहीं पता कि ये कैसे आ जाता है यहाँ पे। तो ये तो जितनी यहाँ पे कंपनीज है ना, एक दो बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो लीगल काम कर रही हैं। पाकिस्तान टबैको कंपनी है और दूसरी मेरा ख्याल है फिलिप मॉरिस है। दो कंपनीज हैं जो बाकायदा लीगल काम कर रही हैं, बाकी सब जो हैं वो ठीक ठाक किस्म का खांचा लगा रहे हैं। तो खांचा लगाने वालों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। इसमें तो बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है, पूरी एक फैमिली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त PTI के अंदर है, और उन्हीं के सेनेटर्स होते हैं, उन्हीं के कुछ MNAs होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जाली सिगरेट बना के वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना बेच रहे हैं, और आज तक कोई इसको पकड़ नहीं सका। और वो ऐसे लिंक्ड हैं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जनाब इमरान खान साहब भी आज तक उनको इस बिज़नेस से नहीं रोक सके। और अब तो है उन्होंने मल्टीपल बिज़नेस कर लिए हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा सिगरेट से पैसे कमा के उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट करके अब तो वो ट्रिलियनर हो गए हैं, खरबपति हो गए हैं। तो आज तक उनको नहीं रोका जा सका। इस तरह कश्मीर के अंदर ये जाली सिगरेट्स की फैक्ट्रियाँ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं, और सिंध के अंदर भी हैं। और वहाँ पे धड़ाधड़ सिगरेट बन रहे हैं, वो ट्रकों के ट्रक चल रहे हैं, और उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बिक रहे हैं, और उसके अंदर मार्जिन इतना ज़्यादा है कि बस। तो ये बात तो है वैसे वाडा साहब की। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस बात को सीरियस लेना चाहिए। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना, दो चीज़ें तो क्लियर कट समझ आई होंगी। एक, गंडापुर साहब ने गंडासा उठाया हुआ है जो कि उठाया हुआ है वफाक पे,
दूसरा गंडासा उठाया हुआ है हुकूमत ने और वो उठाया हुआ है अवाम पे। अब देखते हैं नतीजा आने वाले दिनों में क्या निकलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।